अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सफ़र कुन बाय अलीज़ा आयत पार्ट 12। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अलीज़ा और मुकज़्ज़िम के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें अफरा को भी अलीज़ा से मिलने की बेहद बेचैनी थी। आखिरकार वो फूफू बनने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर तमाम अफराद के कानों में अलीज़ा की हल्की सी खूबसूरत आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा। अलीज़ा के आने पर बीजान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अलीज़ा के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान, मैं बिल अल्हम्दुलिल्लाह भी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा अल्लाह सलामत रखे, खुशाबाद रखे तुम दोनों को। तुमने तो हमारी हवेली को खुशियों से भर दिया है मेरी बच्ची। बीजान अलीज़ा का माथा चूमते हुए बोली। वो तो खुशी से निहाल होती जा रही थी जब से उन्हें ये खबर मिली थी कि अलीज़ा माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी जान, फाइनली मैं फूफू बनने वाली हूँ। अफरा बेहद खुश होती एलिज़ा के गले लगी, जबकि दूसरी तरफ से आती सबा को अपनी समातों पर यकीन ना हुआ कि जो उसने सुना है वो सच है। कल से भी तो वो इसी हवेली में थी कल से वो भी तो इसी हवेली में थी, मगर किसी ने उसके सामने जिक्र तो नहीं किया था। इन सब की फिक्र देख कर तो उसको यही लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ये बेचैन हुए बैठे हैं। मगर असल वजह तो अब उसे पता चली थी। अपने गुस्से को बर्दाश्त करती सबा जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस कदम लिए और अपने कमरे में चली गई। वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद ने बारी बारी अलीज़ा और मुकज़्ज़िम को मुबारकबाद दी और अब वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद नाश्ता करने में मगन थे, जबकि अलीज़ा का इस वक्त कुछ भी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रही हो तुम कुछ। रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली, क्योंकि वो काफ़ी देर से नोट कर रही थी कि वो कुछ भी नहीं खा रही है। मुकज़्ज़िम एक इम्पॉर्टेंट कॉल सुनने वहाँ से उठकर दूसरी जानिब गया था, और ये बात तो 100% दुरुस्त थी कि अगर मुकज़्ज़िम यहाँ पर होता तो अब तक वो अलीज़ा को ज़बरदस्ती ही सही मगर आधे से ज़्यादा नाश्ता तो करवा चुका होता। वो मामा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। अलीज़ा रज़िया बेगम की तरफ देखती हुई बोली, गलत बात बेटा, दिल करे या ना करे तुम्हें हर हाल में टाइम पर खाना खाना है, और ऐसी हालत में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन तुमने इस बात पर गौर नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना है और बगैर किसी नखरे के खाना पीना है। अब की बार रज़िया बेगम अपनी कुर्सी से उठकर अलीज़ा के करीब बैठती हुई बोली और अपने हाथ से अलीज़ा के लिए नाश्ता लगाने लगी। मम्मा जान, आप रहने दें, मैं खुद निकाल लेती हूँ। रज़िया बेगम को खुद के लिए नाश्ता लगाते देखकर अलीज़ा जल्दी से बोली। बिल्कुल चुप, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। रज़िया बेगम ने अलीज़ा को सख्ती से बोला तो अलीज़ा मुंह बनाती रह गई, और देखते ही देखते अलीज़ा को देसी घी का बना हुआ पूरा एक पराठा खिला दिया, जो अलीज़ा ने बहुत मुश्किल से खाया था। और अब वो अलीज़ा के लिए फ्रूट्स काट रही थी, जबकि मुलाजमा को फ्रेश जूस बनाने के लिए भी भेज चुकी थी। वाह जी, बहू की खिदमतें। मुकज़्ज़िम इन सास बहू को देखते मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठा। हाँ, अब जब तुम्हारी बीवी कुछ खाए पिएगी नहीं तो उसे ऐसे ही ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक नहीं चलेगी खाने पीने के सॉरी लेकिन इसकी एक नहीं चलेगी खाने पीने के मामले में। रज़िया बेगम और वो फ्रूट्स की प्लेट अलीज़ा के आगे करते हुए बोली तो मुकज़्ज़िम ने प्लेट खसका कर अपनी जानिब की और रज़िया बेगम से बोला कि आप जाके अब नाश्ता करें, अगला काम अब उसका है। जबकि अलीज़ा ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर मुकज़्ज़िम की तरफ देखा, जिसे वो सिरे से ही इग्नोर कर गया। फिर उसने अफरा की तरफ देखा, जो नाश्ता भी कर रही थी और साथ अपनी मुस्कुराहट भी दबा रही थी। अफरा को ऐसे खुद पर हंसता देखकर अलीज़ा ने उसे घूरा और फिर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ नजरें घुमाई, तो पता चला अफरा की तरह बाकी सब भी अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में थे। और फिर नाना करते भी मुकज़्ज़िम ने जालिम शौहर होने का पूरा सबूत देते हुए अलीज़ा को सारी प्लेट फ्रूट्स खिलाए और खुद नाश्ता करता ज़रूरी काम का बोलते हवेली से निकल गया। अब आगे। तुमसे बोला था ना कि उस लड़की का कुछ बंदोबस्त करो, मगर तुमसे कुछ भी नहीं हो सका। वो लड़की बिल्कुल सही जिंदा सलामत इस हवेली में दोबारा मौजूद है। मेरी शक्ल तो उसे भूल गई, क्योंकि ये दवा का असर था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुकज़्ज़िम मीर अहमद आराम से बैठेगा? वो सारी दुनिया तहस नहस कर देगा। अब सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसका बच्चा भी साथ है, और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सबा फ़ोन पर फंकारते हुए बोली, वो कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं बोलता हूँ, और अब जो भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। ये हमारे पास आखिरी मौका होगा, और हमें ये काम 2 दिन में ही करना होगा, वरना हमारी लाशों के टुकड़े करने में मुकज़्ज़िम मीर अहमद ज़रा वक्त नहीं लगाएगा। खबर अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोला,
اس کے دل میں بھی بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے مجھے جلدی بتانا، مجھے آگے شک ہے کہ جہاں زیب کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، وہ بہت عجیب نظر سے دیکھتا ہے مجھے، اس سے پہلے کہ میں پکڑی جاؤں، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ صبح خبر سے بولتی فون بند کر گئی۔ اب تو اس کے ارادے اور خطرناک ہو چکے تھے، کیونکہ اب بات صرف علیزہ کی ہی نہیں، اس کے بچے کی بھی تھی۔ 3 آدمی جو اس وقت خون سے لت پت تھے، جنہیں کچھ آدمی پچھلے کچھ گھنٹوں سے مسلسل بے دردی سے مار رہے تھے، اب تو ان میں بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہل بھی سکے۔ چھوڑو انہیں، مارتے ہوئے گارڈز کو اپنے پیچھے سے دانت کی آواز سنائی دی تو وہ سب انہیں مارنا چھوڑ کر ایک سائیڈ پر کھڑے ہو گئے۔ دانت کے پیچھے سے مقدم چلتا ہوا ان آدمیوں تک آیا اور انہیں دیکھنے لگا جو زمین پر خون سے لت پت پڑے ہوئے درد سے کرا رہے تھے۔ مقدم ان کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اور ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، خاور کدھر ہے؟ مقدم اس آدمی کا جبڑا سختی سے پکڑتے ہوئے بولا تو وہ جو پہلے ہی تکلیف سے کرا رہا تھا، مقدم کے سختی سے پکڑنے پر مزید درد سے چیخنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے بس فون کیا تھا۔ اس آدمی نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ اور کون ملا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ مقدم اپنی وحشت ٹپکتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے پر چٹان سی سختی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس ضبط سے یہ سوال کر رہا ہے۔ ایک لڑکی تھی، وہ لائی تھی اس لڑکی کو، اور ابھی وہ شخص کچھ اور بولتا۔ مقدم اپنے کوٹ سے تیز دھار آلہ نکالے اس کی شہ رگ پر چلا چکا تھا، جس سے وہ آدمی کسی جانور کی طرح تڑپتے وہیں دم توڑ گیا، جبکہ اسے ایسے دیکھ کر وہ دونوں آدمی ویسے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں ہوش میں لاؤ، اور جب یہ ہوش میں آئے تب ان کی کھال ادھیڑتے رہو۔ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ لوگ مقدم میر احمد کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میری بیوی کو نقصان پہنچانے والے ہر شخص کو ایسی موت دوں گا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے گی۔ مقدم اپنی سخت آواز میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ ویڈیو کال پر موجود آمنہ بیگم اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھتی ہوئی بولی تو علیزہ مسکرائی۔ یہ احساس بالکل نیا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ شاہ ولا میں جب سے خبر ملی تھی علیزہ ماں بننے والی ہے، تب سے وہاں پر موجود ہر شخص علیزہ سے ملنے کو بے تاب تھا۔ اس کے بھائیوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس وہ اڑ کر 1 سیکنڈ سے پہلے ہی اپنی بہن کے پاس پہنچ جائے، لیکن مجبوری تھی کیونکہ سردار صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی اور ان کے بغیر وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سردار صاحب کی طبیعت اور بہتر ہوتی ہے تو یہ پھر علیزہ سے ملنے جائیں گے اور پوری سیلیبریشن کر کے آئیں گے۔ آپی جان، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور ہم جلدی آئیں گے آپ سے ملنے۔ فون پر احمد علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں جی، اور ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ اس کے بعد علیم بولا، کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علیزہ مسکرا کر بولی، ادھر دو فون، تم لوگوں کو اور کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن مجھے تو بہت باتیں کرنی ہے، مجھے تو بات کرنے دو۔ احمد اور علی کے ہاتھ سے فون کھینچتی ہوئی آمنہ بیگم بولی، میری بات سنو بیٹا، اپنی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، ٹائم سے کھانا پینا ہے اور اچھلنا کودنا بالکل نہیں ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تم نے۔ آمنہ بیگم علیزہ کو تاکید کرتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنی بیٹی کو شرارتوں سے باز نہ آنے والی لڑکی تھی، اور سکون تو اسے تھا ہی نہیں، مجال تھی جو یہ لڑکی سکون سے بیٹھ جاتی ہو۔ اس بات کا اندازہ تو انہیں بہت پہلے ہی تھا کہ وہ اپنے سسرال میں بھی ویسی ہی ہے جیسے یہاں تھی، اس لیے انہوں نے تاکید لازمی چاہی۔ ٹھیک ہے ماما، اب آپ تو ایسے نہیں بولے، میں بور ہو جاؤں گی۔ علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی، باتیں ایسے بھی ہو سکتی ہے، اچھلنا کودنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اور تم انسان بن کر بیٹھی رہنا ٹھیک ہے، ورنہ مجھے سختی بھی کرنی آتی ہے، اور تمہاری پرانی مما بننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہاں پر آ کر تمہارے کان کھینچوں گی میں۔ آمنہ بیگم اسے سخت لہجے میں بولی، جبکہ مزید منہ بنا لیا تو آمنہ بیگم مسکرا دی، اور پھر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد کال کٹ گئی اور علیزہ نماز پڑھنے کے لیے غرض سے وضو کرنے چلی گئی۔ جہاں زیب آج اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان سے جا رہا تھا، جبکہ افراح بجھے دل سے اس کی پیکنگ کر رہی تھی، اور جہاں زیب سامنے بیٹھا بڑی فرصت سے افراح کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ آخر پیکنگ ختم کر کے افراح نے سوٹ کیس کی زپ بند کی اور جہاں زیب کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ماما کی بات سن لوں، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ افراح نے جہاں زیب سے بولتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے، مگر جہاں زیب کا اسے کمرے سے باہر بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اٹھتا دروازے تک پہنچا اور اس سے پہلے ہی افراح کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا ہوا مسز، ناراض ہو کیا؟
जहाँ से उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को कान के पीछे करता हुआ बोला, नहीं। अफरा ने जवाब देकर नजर झुका ली। फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? जहाँ से उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला, आप नहीं जाएंगे ना? आप नहीं जाए ना? अफरा बहुत नाज से बोली, क्यों? मेरे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा क्या? जहाँ से मुस्कुराते हुए बोला। उसे बहुत अच्छा लगा था अफरा का ऐसे बोलना। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अफरा ने सच्चे दिल से साफ गोई की। अच्छा, तो मतलब फिर दिल लगाने के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा? जहां से आंखों में शरारत लिए बोला, नहीं करे ना, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अफरा जहांजेब की शरारत समझते हुए झिंझिलाकर बोली, फिर किस मूड में हो? जहांजेब उसका गाल पर लब रखते हुए हल्का सा काटते हुए बोला, आप ना जाए ना प्लीज़। अफरा जहांजेब की बात को इग्नोर करती दोबारा से बोली, 3 दिन की तो बात है मेरी जान, क्यों उदास हो रही हो? जहांजेब उसे लिए सोफे पर बैठते हुए बोला, बस 3 दिन नहीं है ये अफरा, ये। अफरा जहांजेब की तरफ देखते हुए उदासी से बोली, 3 दिन ही है मिसेज, फिर तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा मैं। जहांजेब ने उसका गाल लबों से छूते हुए उसकी उदासी दूर करनी चाहिए। 3 दिन नहीं है, 3 दिन, 36 घंटे, 720 मिनट और 43,200 सेकेंड है, और मैं इतनी देर आपके बगैर नहीं रह सकती। अफरा जहांजेब के सीने पर सर रखती हुई बोली, जबकि जहांजेब अपनी जगह साकित हो चुका था। क्या वो वाकई में जहांजेब से इतनी मोहब्बत करती थी? हाँ, ये सच था। वो वाकई में दिलो जान से जहांजेब पर मर मिटने को तैयार थी। वो अपनी ज़ात जहांजेब के हवाले कर चुकी थी। जहांजेब को बेसाख्ता अलीज़ा की कही गई बात याद आई, जो उसने अफराह से बोली थी, बेहतरीन वो नहीं होता जो हमसे दूर हो जाए, बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। बेशक उसने 100% सच्ची बात की थी। अफरा उसके लिए बेहतरीन साबित हुई थी। क्या हुआ? जहांजेब को इतनी देर से खामोश देखकर अफरा उसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए बोली, तो जहांजेब फौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। कुछ नहीं मेरी जान, बस 3 दिन की बात है, जाना ज़रूरी है और मजबूरी भी। मैं वापस आ जाऊंगा, इतनी देर तुम मेरा इंतज़ार करो और वापस आकर तुम्हें अच्छी सी जगह घुमाने भी ले जाऊंगा। जहांजेब अफरा की तरफ देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला, वाकई हम घूमने जाएंगे? अफरा खुशी से उछल ही पड़ी, हाँ, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ ही लेकर जाऊंगा। जहांजेब उससे अपने करीब करते हुए बोला, हम मरे हम मरे जाएंगे। अफरा ने अपनी फरमाइश आगे रखी, हम मर ही जाएंगे। अफरा ने अपनी फरमाइश आगे रखी। जो हुक्म? जहांजेब उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला। तो अफरा घबराई, वो उससे बात करने के चक्कर में उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अच्छा, मुझे अब छोड़े। अफरा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांजेब बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेहाक से उसकी सांसें पीने लगा। दूसरी तरफ मुकद्दम रात के वक्त घर में दाखिल हुआ तो रात के 9 बज रहे थे। अपने कामों में वो इस कदर उलझा हुआ था कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जनाब अपना फ़ोन भी घर ही भूल कर गए थे और अब वो खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था कि उसे अलीज़ा को कैसे फेस करना है, क्योंकि उसकी नाराज़गी तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुकद्दम ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा उसे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी, जबकि बालकनी का दरवाज़ा खुला, यानी कि मैडम बालकनी में मौजूद थी। मुकद्दम ने मुस्कुराकर अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाला और अपनी आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाता बालकनी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा बालकनी में लगे झूले में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। अपनी ज़िंदगी को इस कदर नावल में मसरूफ़ देखकर मुकद्दम मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उसका इरादा अलीज़ा को डराने का था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि उसकी बीवी उसकी आहट से उसे पहचान जाती है। मुकद्दम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते झूले तक आया और अभी वो हाथ बढ़ाकर पीछे से अलीज़ा को थामने ही लगा था, इससे पहले ही अलीज़ा एकदम से उठ खड़ी हुई। आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आपके डराने से भी मैं नहीं डरती, और आप मुझे डराना क्यों चाहते थे? पहले तो ये बताएं कि आप थे किधर? अलीज़ा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे मुकद्दम को घूरते हुए बोली। इस वक्त वो मुकम्मल लड़ाई के मूड में थी। अपनी बीवी को ऐसे देखकर मुकद्दम गहरा मुस्कुराया। उसे बेसाख्ता उस पर टूट कर प्यार आया, मगर फिलहाल उसे कंट्रोल करना था, उसके सवालों के जवाब देने थे। यार, कुछ काम आ गया था, इधर मसरूफ़ हो गया और फ़ोन भी घर पर भूल गया था। मुकद्दम अलीज़ा के करीब आते हुए बोला। उसका दिल बहुत चाह रहा था कि वो उसे किस करके गले लगा ले, मगर फिलहाल उसकी बीवी इस मूड में नहीं थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। इधर ही रुके, मेरे करीब मत आइएगा। आप पहले मुझे बताइए कि आप थे किधर? अलीज़ा 2 कदम पीछे हटते हुए बोली। मुकद्दम को घूरते हुए बोली, अपने करीब आने से तो तुम भी नहीं रोक सकती मुझे बेगम। मुकद्दम एक ही जिस्त में उस तक पहुंचा। उसे अपने हिसार में लेते
किस करके गले लगा चुका था। ओ खुदाया, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुकज्जिम को अलीज़ा की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी तो मुकज्जिम ने मुस्कुराते हुए अपना हिसार थोड़ा सा ढीला किया। आप किसी दिन मुझे ऐसे ही मार देंगे? अलीज़ा मुकज्जिम की जानिब देखती हुई बोली, जबकि उसकी बात मुकज्जिम को नागवार गुजरी थी। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं खुद के लिए ऐसे अल्फाज ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुकज्जिम अलीज़ा की जानिब देखते संजीदगी से बोला तो अलीज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। सॉरी, अलीज़ा अपने कान पकड़ते हुए बोली। मुकज्जिम ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ थामते हुए अपने होठों से लगाए। नॉट अगेन, मैं दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। मुकज्जिम उसे अपने बाजू में थामे हुए बोला तो अलीज़ा ने उसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर दिए। मैं आपको इतनी हल्की लगती हूँ क्या? अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, फूलों जैसी, मुकज्जिम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुसलसल 2 दिनों से उसे यही सुनने को मिल रहा था कि उसकी सेहत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फूल जैसी है, बल्कि फूल भी उससे वजनी होगा। ये सब सुन सुनकर अलीज़ा उकताने लगी थी और मुकज्जिम के मुंह से भी वही सुनकर उसे मुंह बनाया। बेगम, अपने ये मुंह के इतने उम्दा डिज़ाइन मत बनाया करो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे मामले में बहुत बेसब्रा है और तुम्हारी शक्ल देख कर वैसे भी उसे सब्र नहीं होता, और अगर मैंने अपना सब्र खो दिया तो तुम्हारी नन्ही सी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुकज्जिम उसके होठों पर प्यारी सी गुस्ताखी करते हुए बोला तो अलीज़ा एकदम से सुर्ख पड़ी। आपने खाना खाया? अलीज़ा अपनी धड़कनों पर काबू पाती हुई बोली। नहीं, मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, मेरा तो कुछ और खाने का मूड है। मुकज्जिम अलीज़ा के लबों पर नज़र जमाते हुए बोला। उसका फोकस खुद की तरफ देखकर अलीज़ा मजीद घबराई। क्यों नहीं है? आप खाना खाएं, अलीज़ा जिद करते हुए बोली। बल्कि रुके, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अलीज़ा बेड से उतरने ही वाली थी जब मुकज्जिम ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा बेड पर बिठाया। खबरदार, अगर तुम इस कमरे से बाहर भी निकली तो मुलाजमा से बोलता हूँ, वो ले आती है खाना। मुकज्जिम अलीज़ा को घूरते हुए बोला तो अलीज़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर बेड ग्राउंड से टेक लगा ली और मुकज्जिम मुलाजमा को खाना लाने का बोलने के लिए कमरे से निकल गया। मुकज्जिम को गए अभी 5 मिनट ही हुए थे जब अलीज़ा को अपना दिल घबराता हुआ महसूस हुआ। उससे घबराहट सी महसूस हो रही थी। फिर अचानक वो वॉशरूम की जानिब तरफ बढ़ गई। मुकज्जिम मुलाजमा को खाने का बोलकर कमरे में आया तो अलीज़ा उसे फिर से नहीं दिखाई दी। उसके माथे पर बल नमूदार हुए, मगर वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर मुकज्जिम ने वॉशरूम की तरफ देखा तो अलीज़ा बेहाल सी वहाँ खड़ी टॉवल से अपना मुंह साफ कर रही थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मुकज्जिम परेशान सा होता उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़कत हाँ में सर हिलाया। इसमें तो बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। मुकज्जिम ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे थोड़ा सा पुरसुकून किया और फिर नरमी से अपनी गोद में उठाते बेडरूम में आया। नरमी से उसे बेड पर लिटाते हुए मुकज्जिम उसके पास ही टिक कर बैठ गया। अब तबीयत कुछ ठीक लग रही है? मुकज्जिम अलीज़ा की जानिब देखते हुए पूछने लगा। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ देखती हुई बोली, जबकि आबाई आने की वजह से वो बेजान सी हो गई थी। अच्छा, मैं फिर कुछ लाता हूँ तुम्हारे खाने के लिए। मुकज्जिम बोल के उठने ही लगा था जब अलीज़ा ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ देखते हुए बोली। मेरी जान, कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे खाली पेट तो नहीं सोने दे सकता ना तुम्हें, और फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुकज्जिम ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, फिर बताओ क्या खाओगी? जो बोलोगी वो खिलाऊंगा, लेकिन खाए बगैर बिल्कुल नहीं सोना। मुकज्जिम उसे अपने हिसार में लेता उसका माथा चूमते हुए बोला। मुझे आइसक्रीम खानी है, अलीज़ा अपनी फरमाइश आगे रख गई। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। मुकज्जिम ने अलीज़ा को नरमी से बेड पर लिटाते उसे ब्लैंकेट डालते हुए बोला और दोबारा से उसकी पेशानी पर बोसा देते कमरे से निकल गया। मुकज्जिम किचन में गया और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर एक ट्रे में रखी और दोबारा कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कमरे में दाखिल होकर मुकज्जिम ने देखा अलीज़ा बेड ग्राउंड पे टेक लगाए वैसे ही बैठी थी जिसे छोड़कर गया था, जबकि मुलाजमा कमरे में खाना रखकर जा चुकी थी। मुकज्जिम ने आइसक्रीम अलीज़ा के आगे रखी और अलीज़ा को इशारा किया कि वो अब खाए उसे। आप भी खाना खाए, अलीज़ा ट्रे मुकज्जिम की तरफ खिसकाती हुई बोली तो मुकज्जिम उसके सामने ही बैठ गया। अब मंजर कुछ ये था कि अलीज़ा के सामने आइसक्रीम थी जबकि मुकज्जिम के सामने खाने की ट्रे थी, और अलीज़ा मुकज्जिम की शक्ल देख रही थी कि पहले वो खाना खाना शुरू करे, और मुकज्जिम अलीज़ा की शक्ल देख रहा था कि पहले वो आइसक्रीम खाना शुरू करे। क्या है, मुझे क्यों देख रहे हैं? आप खाना खाए ना। आखिर अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ देखती हुई बोली पड़ी। बेगम, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। मुकज्जिम ने अलीज़ा को उसके आगे रखी आइसक्रीम की तरफ इशारा किए करते हुए बोला। अलीज़ा ने आइसक्रीम उठाई और आइसक्रीम खाने लगी। मुकज्जिम उसे देखकर मुस्कुराया।
मुकद्दिम ने पहला निवाला बनाकर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुकद्दिम ने उसे घूरा तो अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए वो निवाला खा लिया। गुड गर्ल, मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। मुकद्दिम फिर मुस्कुराया और खाना खाने लगा। दूसरी तरफ जहांज़ीब को आज गए पूरे 2 दिन गुजर चुके थे। अफरा उससे बेहद नाराज़ थी क्योंकि उसने जाने के बाद अफरा को कॉल ही नहीं की थी, बल्कि जनाब का तो फ़ोन ही बन जा रहा था। सिर्फ एक बार घर फ़ोन करके उसने बताया था कि वो काम में बहुत बुरी तरह उलझ चुका है, जिसकी वजह से उसे वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन काम खत्म हो करके वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इसलिए अफरा थोड़ी मुतमईन थी कि वो खैरियत से है, लेकिन उसका कॉल ना करना, बात ना करना अफरा की नाराज़गी की वजह बना हुआ था। आज भी जान की इजाज़त से मुकद्दिम और अलीज़ा शाहविल्ला सरदार साहब की इयादत करने जा रहे थे, जबकि अफरा को अलीज़ा ने ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटा था। उसका कहना था कि ये घर में सारा दिन अकेली क्या करेगी, जबकि बाकी सब हवेली वालों ने एक दिन बाद खान विल्ला आ जाना था। इसलिए अलीज़ा का कहना था कि अफरा उनके साथ ही चले। सरदार साहब की इयादत करने के बाद उनका इरादा वहाँ रुकने का था, जबकि मुकद्दिम का कहना था कि वो खान विल्ला वापस आए, जबकि अलीज़ा ने तो साफ साफ मुकद्दिम को कह दिया था कि वो 2 दिन अपने बाबा के साथ लाजमी रुकेगी, लेकिन उसकी इजाज़त मुकद्दिम ने उसे हरगिज़ ना दी थी, लेकिन अपनी ज़िद पर वो कायम थी। इस वक्त अलीज़ा अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि शाहविल्ला थोड़ी देर ही रुकने के बाद मुकद्दिम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया था। वो तो उमर और आसिम को भी नहीं मिल सकी थी, जबकि मुकद्दिम का कहना था कि रात काफ़ी हो गई है, वो सुबह उन्हें दोबारा ले आएगा। अलीज़ा के 1000 बार इनकार करने के बावजूद भी मुकद्दिम ने उसकी एक भी बात ना मानी और उसे वापस खानविल्ला ले आया, जबकि अफरा भी उनके साथ ही थी। और अब अलीज़ा मुकद्दिम से सख्त नाराज़ मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जब से वो आई थी तब से वो मुकद्दिम से बात भी नहीं कर रही थी। मुकद्दिम सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप अपनी गोद में रखे कभी काम करता तो कभी अपनी नाराज़ बीवी को देख लेता और फिर काम में मसरूफ़ हो जाता। उसका इसे साथ लाना ज़रूरी था, क्योंकि सारा दिन सफ़र के बाद उसे ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ आया थी। और अगर ये उसे वहाँ छोड़ देता तो अपने भाइयों के साथ सारी रात जागती रहती और आराम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो अब तक तो अलीज़ा को अपने भाइयों के मामले में कैसी है अच्छी तरह से जान चुका था। इसलिए उसकी एक भी ना मानते हुए वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। वैसे तो अलीज़ा नाराज़ थी, मगर मुकद्दिम को इतना रिलैक्स देखकर उसका पारा काफ़ी हाई हो रहा था। उसने गर्दन घुमाकर एक नज़र खूंखार मुकद्दिम पर डाली, जो अपने काम में मुकम्मल मसरूफ़ था, जैसे उसके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो। अलीज़ा तनफन करती उठी और अपना फ़ोन पकड़ते कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूली। दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ से मुकद्दिम ने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर बेड की जानिब देखा, फिर मुस्कुराया। बज़ाहिर वो अपने काम में मसरूफ़ था, लेकिन वो उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वैसे सोचने वाली बात है, नाराज़ होकर मेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुकद्दिम खुद से बड़बड़ाता दिलकशी से मुस्कुराया। अलीज़ा ने अफरा के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोला और कमरे में दाखिल हुई, जबकि अफरा जो अपना मुंह बिना ध्यान दिए बैठी थी, एक दिन दरवाज़ा अचानक खुलने से उछल पड़ी। तनफन करती अलीज़ा चलती हुई आई और अफरा के बेड पर टांगे ऊपर करके बैठ गई। क्या हुआ भाभी, आप ठीक है? अफरा अलीज़ा को ऐसे गुस्से में देखकर थोड़ा सा परेशान हुई। हाँ, मैं आज इधर तुम्हारे इस कमरे में ही सोऊंगी। तुम्हें कोई मसला है? अलीज़ा अफरा की तरफ देखती सीरियस से अंदाज में बोली। नहीं तो मुझे तो कोई मसला नहीं है भाभी, आप सो जाए इधर ही। अफरा मुस्कुराकर बोली तो अलीज़ा हाँ में सर हिलाती टांगे सीधी करके लेट गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। अलीज़ा को अपने कमरे से निकले तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मुकद्दिम उसके पीछे बिल्कुल नहीं आया था, जबकि अलीज़ा को पता नहीं क्यों मज़ीद गुस्सा आ रहा था। अफरा उसके दाएं जानिब लेटी गुनूदगी में थी। अलीज़ा उठी और बालकनी में चली गई। उसका इरादा थोड़ी देर खुली हवा में बैठने का था। जहांज़ीब दबे दबे कदमों से अफरा के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर वो उसे सोती हुई मिली। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। जहांज़ीब ने 3 दिन का काम 2 दिन में इसीलिए ख़त्म किया था कि वो जल्दी जाकर अफरा को सरप्राइज़ दे सके, और इस बात का मुकद्दिम को पहले से ही मालूम था कि जहांज़ीब खान विल्ला आ रहा है। इसलिए मुकद्दिम अफरा को साथ ले आया था, क्योंकि जहांज़ीब ने सीधा खान विल्ला ही आना था।
मिसेस उठ जाओ यार, देखो मैं आ गया हूँ, जहां से उसके कान के करीब झुकते सरगोशी करते हुए बोला। तो अफराज जो पक्की नींद में थी उसकी सरगोशी पर हड़बड़ा कर उठी, मगर सामने ही जहांजेब को देखकर एकदम से डर गई। अभी उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि जहांजेब अपना भारी हाथ उसके होठों पर रखे उसकी चीख का गला घोट चुका था। अब मेरे आने की इतनी भी खुशी नहीं मिसेस कि तुम चीखने ही लग जाओ, जहांजेब अफरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। तो अफरा ने अपने मुंह से उसके हाथ हटाना चाहा, मगर शायद जहांजेब अपना हाथ हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ अपनी सुनाने के मूड में था, ना उसकी सुनने के। अफरा को समझ नहीं आ रही थी कि जहांजेब को कैसे बताया कि इस कमरे में अकेली वो नहीं है, अलीज़ा भी मौजूद है। बहुत हिम्मत करते हुए अफरा ने अपनी बाएं जानिब नज़र घुमाई तो उसे अलीज़ा वहां पर नहीं दिखी, लेकिन फिर भी उसे इतना तो मालूम था कि वो इसी कमरे में मौजूद होगी। इधर उधर क्या देख रही हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा शौहर बैठा है, सिर्फ उसकी तरफ देखो। जहांजेब अफरा से बोलता उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि हाथ अभी भी उसके होठों पर ही जमा था। अलीज़ा थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद कमरे की तरफ आई तो उसे बेड पर कोई शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया, जो अफरा की तरफ झुका हुआ था, जबकि अफरा का वजूद साकित था। अलीज़ा की आंखों में खौफ सा फैल गया, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वो शख्स उससे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा हिम्मत करते अलीज़ा ने दबे दबे कदम उठाए और पास पड़े टेबल पर से शोपीस उठाया और बेड के करीब जाते जहांजेब के सर में दे मारा। आह! जहांजेब पीछे से अपना सर पकड़ता फौरन उठ खड़ा हुआ, जबकि अफरा भी हड़बड़ा कर बेड से उतरी और फौरी तौर पर लाइट ऑन की। हाय अल्लाह! आप लाइट ऑन होते ही अलीज़ा की नज़र जहांजेब पर पड़ी। शोपीस वहीं ज़मीन पर फेंकते दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे पूरी आंखें खोले जहांजेब को देखने लगी, जो पीछे से अपना सर पकड़े कभी अफरा को देखता तो कभी अलीज़ा को। जिसे सूरत हाल समझ में ही ना आई हो उस बेचारे के साथ अचानक हुआ क्या है। आप ठीक है? अफरा परेशान सी होती जहांजेब की तरफ बढ़ी। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं, मुझे लगा कोई चोर है, अलीज़ा फिक्रमंद सी बोलती फौरन माफ़ी मांगने लगी। मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ क्या? जहांजेब को हैरत हुई अलीज़ा के मुंह से खुद के बारे में चोर सुनते हुए। नहीं, लाइट बंद थी तो मुझे लगा शायद कोई चोर है, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? अलीज़ा दोबारा मादत करते हुए बोली। इधर दिखाए, मैं देखती हूँ, अफरा जहांजेब के करीब होते हुए बोली। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, अलीज़ा बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ले आता हूँ, बाहर सारी लाइट्स ऑफ है, कहीं आप गिर ना जाए। जहांजेब अलीज़ा को बोलता कमरे से बाहर निकल गया। जहांजेब कमरे से बाहर निकला तो अपने सर को पीछे से झुक कर देखा तो सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो शोपीस लकड़ी का होने की वजह से ज्यादा नहीं लगा था, उसके सर में थोड़ा सा जख्म बना था, लेकिन बच गया था। अगर वो शोपीस शीशे का होता तो अब तक जरूर जहांजेब साहब की ऊपर की टिकट कर हो चुकी होती। मुकद्दम को अपना काम करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसने नजर उठाकर घड़ी की तरफ देखा जो रात का 1 बजा रही थी। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, क्योंकि अलीज़ा तब से गई अभी तक वापस नहीं आई थी। वो जानता था कि वो जरूर अफरा के कमरे में मौजूद होगी। अभी वो अफरा के कमरे की जानिब जा ही रहा था जब उसे सामने से जहांजेब आता दिखाई दिया, जो अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए चल रहा था। तुम कब आए और क्या हुआ है तुम्हारे सर पर? मुकद्दम जहांजेब की तरफ देखते हुए बोला। मैं कुछ देर पहले आया हूँ और ये वेलकम हुआ है मेरा, जो तुम्हारी बीवी ने किया है मेरी शान में। जहांजेब मुकद्दम की तरफ देखता दांत पीसते हुए बोला तो मुकद्दम का एकदम कह कहा छूटा। हा 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 हा, कमाल हो गया, कमाल का वेलकम हुआ है। वैसे किसने कहा था कि चोरों की तरह घर आओ? मुकद्दम जहांजेब की तरफ देखता हंसते हुए बोला। तेरी बीवी ने भी मुझे चोर ही समझकर ये हवाई शोपीस मेरे सर में मारा है। बंदा अब अपनी बीवी से भी नहीं मिल सकता क्या खुलेआम? इधर लोग चोर ही समझ लेते हैं। जहां से मुकद्दम की बात पर जलकर बोला। अच्छा चल मरहम पट्टी करवा अपनी, मैं अपनी बीवी को देख लूं, कहीं तुझ जैसे पत्थर को मारने के चक्कर में उसके नाजुक हाथ ना जख्मी हो गए हो। मुकद्दम जहांजेब की तरफ देखता एक आंख दबाकर बोला और उसकी बात से जहांजेब और जल गया। पक्का जन मुरीद है तू। जहांजेब मुकद्दम को देखते हुए दांत पर दांत जमाए बोला, जबकि मुकद्दम सर खम कर गया जैसे इस बात को तस्लीम किया हो, और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यार फरीम, ये मैंने क्या कर दिया? अलीज़ा अपना सर पकड़ते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ भाभी, आप फिक्र ना करें, आप क्यों टेंशन ले रही है? गलती से हो गया, कोई बात नहीं। अफरा अलीज़ा का हाथ थामते उसे तसल्ली देते हुए बोली। नहीं ना, मुझे देख लेना चाहिए था, उसे ही शोपीस दे मारा, ज़्यादा लग गया होगा। अलीज़ा को फिर से अपनी गलती याद आई, जबकि कमरे में दाखिल होते मुकद्दम ने ये बात सुन ली थी। कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आप ऐसे ही सोचती जा रही हैं, मत सोचे ज़्यादा, अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी आप। अफरा ने उसे समझाना चाहा। कुछ सोच रही हो
कुछ सोच रही हूँ क्यों सोच रही हो इतना बेगम? वो पहाड़ जैसा है, उसे कुछ नहीं होने वाला। मुकद्दम अलीज़ा को अपने हिसार में लेते हुए बोला। लेकिन मैं अलीज़ा अभी कुछ बोलती उसे फ़ौरन याद आया कि वो तो मुकद्दम से नाराज़ थी। पीछे हटे आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अलीज़ा मुकद्दम के हिसार से निकलती बेड पर जा बैठी, जबकि मुकद्दम और अफरा ने हैरत से उसकी बदलती टोन देखी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे मुकद्दम उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप मेरे अच्छों को बुला ले, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। अलीज़ा बोली। बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई, यानी उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम्हारे अच्छों की क्या ज़रूरत? मुकद्दम एक ही जुस्त में अलीज़ा के सर पर जा पहुँचा। मुझे नहीं पता, बस आप यहाँ से जाएं। अलीज़ा खुफकी से बोलती खींचकर कंबल अपने ऊपर लेने लगी, जिसे उसके लेने से पहले ही मुकद्दम खींचकर दूर उछाल चुका था। तुम्हें लिए बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा बेगम। मुकद्दम झुककर अलीज़ा को अपने बाजुओं में उठा चुका था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी अफरा, जो कब से उनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रही थी, मुकद्दम की इस हरकत पर आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगी। जबकि मुकद्दम अफरा को और अलीज़ा के मज़ाहमत को इग्नोर करता उसे लिए कमरे से निकल गया। कमरे में लाकर मुकद्दम ने नरमी से उसे बेड पर लेटाया, जो खुद भी साथ ही लेट गया। छोड़े मुझे, अलीज़ा मुकद्दम के हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। नामुमकिन, मुकद्दम बोलता अपना हिसार और तंग कर गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे छोड़े। अलीज़ा ने याद करवाना ज़रूरी समझा कि वो उससे कोई बात नहीं करने वाली। तो किसने बोला है कि बात करो? ये वक्त तो सोने का है, इसे चुप करके सो जाओ। उसके हाथों को मुकद्दम अपने हाथों में कैद करते हुए बोला। वैसे बेगम तुम लड़ती झगड़ती ज़्यादा प्यारी लगती हो। मुकद्दम ने बोलते उसके गाल को लबों से छुआ, लेकिन अलीज़ा चेहरा फेर गई, जबकि ये हरकत मुकद्दम को सख्त नागवार गुजरी थी। वो एक ही झटके से उसे आज़ाद करता दूसरी तरफ करवट लेट गया था और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए करवट बदल कर लेट के आंखें मूंद गया और अपने गुस्से को जब्त करने लगा, क्योंकि वो पहले भी उससे कई बार कह चुका था कि वो ऐसी हरकत ना किया करे, लेकिन वो जाने अनजाने में ऐसी हरकत कर जाती थी जिससे मुकद्दम को सख्त गुस्सा आता था। मुकद्दम के ऐसे रवैये पर अलीज़ा ने हैरत से मुकद्दम की तरफ देखा, जो करवट बदल कर लेटा हुआ था। एक सेकंड से पहले उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में ही सही मगर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुकद्दम को नाराज़ कर बैठी थी। ये सब सोचते ही अलीज़ा ने बेदर्दी से अपने लब कुचले। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद भी जब मुकद्दम ऐसे ही लेटा रहा, तो अलीज़ा आहिस्ता से उठी और दूसरी तरफ जाकर मुकद्दम के साथ लेटती, उसके सीने और अपने ऊपर कंबल डालकर उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। सॉरी मीर, अलीज़ा मुकद्दम के गिर्द अपना हिसार बांधती नम आवाज़ में बोली। तो मुकद्दम ने झट से आंखें खोली। मैं हर बार गलती माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन तुम शायद ज़्यादा ही मेरे सर पर चढ़ गई हो। ये भी मेरी ढील का ही नतीजा है। मुकद्दम ने बाजू से पकड़कर उसे खुद से अलग करना चाहा, जबकि वो इससे और चिपक गई। सॉरी ना, अब नहीं करूँगी, पक्का वादा। अलीज़ा अपना हिसार तंग करती हुई बोली, तो वो बेइख्तियार मुकद्दम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिससे वो फ़ौरन छुपा गया। मैं बार बार मौका नहीं देता, मुकद्दम अपने चेहरे पर नाराज़गी का खौल चढ़ाए मसनूई गुस्से से बोला। मैं अपने बेबी से आपकी शिकायत करूँगी। अलीज़ा उसके सीने में चेहरा छुपाती हुई बोली, तो मुकद्दम ने भी उसके गिर्द अपना हिसार बांधा। क्या शिकायत करोगी? मुकद्दम उसके सर को चूमते हुए बोला। मैं उससे बोलूँगी कि आपके बाबा बहुत बुरे हैं और आपकी मामा को बहुत तंग करते हैं। और अलीज़ा चेहरा उठाकर मुकद्दम की आंखों में देखते हुए बोली। क्या वाकई मैं बुरा हूँ? उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, तो अलीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। फिर मेरे साथ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। मुकद्दम उसकी तरफ देखते हुए घूरते हुए बोला। मुझे नहीं उठना और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने शौहर के पास हूँ। आपको कोई मसला है? अलीज़ा बोलती दोबारा उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई, और मुकद्दम भी मुस्कुराता उसे मजीद अपने हिसार में लेता, उसकी पेशानी चूमता आंखें बंद कर गया, जबकि अलीज़ा बंद आंखों से मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अफरा जहांजेब के सर में लगे जख्म को साफ कर रही थी और साथ साथ अपनी मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी, जबकि जहांजेब उसे मुसलसल घूर रहा था। ये ले हो गया, ज़्यादा जख्म नहीं है, और आप ऐसे मुझे क्यों घूरते क्यों जा रहे हैं? तब से
मैंने क्या किया है, चोरों की तरह आप ही आए थे। अफरा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर साइड टेबल पर रखते हुए बोली, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। और तुम मुझे एक बात बताओ। जहांजी अफरा का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ बिठाते हुए बोला। जी। अफरा सवालिया नजर से जहांजीब की तरफ देखते हुए बोली, ये रखवाली के लिए बॉडीगार्ड रखना जरूरी था क्या? जहांजीब से अफरा को लिए बेड पर लेटते हुए बोला, नहीं भाभी तो बस ऐसे ही आई थी, शायद वो भाई से नाराज होकर आई थी। और ये पहली बार ही था जब वो मेरे रूम में रात के टाइम आई हो, लेकिन आप आ गए इसलिए भाभी को गलतफहमी हो गई और उन्होंने आप पर हमला कर दिया। आखिरी बात पर अफरा हंसने लगी। बहुत ही मिसनी हो तुम बीवी, एक बार भी मुझे नहीं बताया कि वो इस कमरे में मौजूद है। जहां से करवट बदलता अफरा को घूरते हुए बोला, बस कर दे अब आप, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाए। आप ही मेरे मुंह पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने मुंह से आपका हाथ हटाऊं, लेकिन आपने तो जैसे पक्के इरादे किए हुए थे कि मुझे बोलने देना ही नहीं। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अफरा जहांजेब के बाजू पर सर रखती हुई बोली, हाँ भाई, दोनों बहन भाई ऐसे अनजान बनते हो जैसे मैं तो तुम दोनों का कुछ लगता ही नहीं हूँ ना। एक भाई लगता ही नहीं ना। एक भाई बोलता है कि तुम कौन से पहाड़ हो और एक बहन बोलती है कि इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं। हम मजलूम साइड पर ही रह जाएंगे और तुम दोनों बहन भाई बाजी मार के हमेशा आगे निकल जाना। जहांजीब अफरा को अपने हिसार में लेते हुए बोला, तो आपने कौन सा किला फतेह कर लेना है? अफरा मुंह बनाते हुए बोली, जैसे जहांजेब की बात उसे पसंद ना आई हो। किला तो मैं फतेह कर ही लूंगा मिसेस जहांजेब। जहांजेब ने एक ही करवट बदली और अफरा के ऊपर आ गया, जबकि अफरा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही अटक गया था। वैसे मुझे पता चला था कि तुमने अपने शौहर को काफी ज्यादा मिस किया है, क्या ये सच है? जहांजेब अफरा के चेहरे पर अंगूठा फेरते हुए बोला। तो अफरा कपकपाई। तो आपको कौन सा फर्क पड़ जाता है, आप तो रहते हैं अपने काम में बिजी। अफरा को अचानक अपनी नाराजगी याद आई तो वो मुंह बनाते हुए बोली, कैसी नाशुक्री बीवी मिली है मुझे। एक तो मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आ गया हूँ और अभी भी मुझसे राजी नहीं हो रही। जहांजीब अफरा को घूरते हुए बोला, आप मुझे नाशुक्रा बोल रहे हैं? अफरा ने हैरत से जहांजीब की जानिब देखते हुए पूछा। तो जहांजीब ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, जबकि अफरा ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा। पीछे हटे आप। अफरा ने उसे खुद से हटाना चाहा, जबकि वो उसे एक इंच भी नहीं हिला सकी थी। मज़ाहमत बेकार है मिसेस। जहांजेब बोलता उसके चलते हाथों को दोनों हाथों से कंट्रोल करता उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके होठों पर झुका और उसकी सांसें कैद कर गया, जबकि अफरा सख्ती से आंखें मीच गई थी। कुछ देर बाद जहांजेब ने अफरा के होठों को आज़ादी बख्शी और उसे अपने हिसार में लिए लेट गया, जबकि अफरा अपनी सांसें बहाल करती जहांजेब के सीने में मुँह छुपा गई थी। सो जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है, इतना लंबा सफ़र करके थक गई होगी। जहांजेब उसे माथे पर बोसा देते हुए बोला और आंखें बंद कर किया, जबकि अफरा ने मुस्कुराकर अपना आप मजीद जहांजेब के सीने में छुपाया और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई। फजर के वक्त मुकज्जिम की आंख खुली तो उसने देखा अलीज़ा उसके साथ चिपकी गहरी नींद सो रही थी। उसने मुकज्जिम के गिर्द वैसे ही हिसार बांधा हुआ था जैसे रात को लड़ते लड़ते बांध कर सो गई थी। इतना फ, सो गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके नाजुक मुलायम हाथ मुकज्जिम के सीने पर मौजूद थे और वो खुद भी पूरी तरह मुकज्जिम के हिसार में कैद थी। मुकज्जिम अपनी जान से प्यारी बीवी को देखकर मुस्कुराया था। वैसे तो अलीज़ा रोज़ खुद ही फजर के टाइम उठ जाया करती थी, लेकिन शायद थकावट की वजह से और कुछ ऐसी हालत की वजह से वो गहरी नींद में थी और अभी तक बेखबर सो रही थी। उठ जाओ मेरी जान, फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो। मुकज्जिम अलीज़ा के कान में सरगोशी करता हुआ बोला, मगर अलीज़ा बिल्कुल भी नहीं हिली थी। उफ, एक तो हमारी बेगम की नींद बहुत खतरनाक है। मुकज्जिम अलीज़ा की गहरी नींद को देखते हुए मुस्कुराया। उठ जाओ बेगम, नमाज का वक्त हो गया है। अब की बार थोड़ा सा ऊपर मुकज्जिम उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोला। तो अलीज़ा थोड़ा सा कसमसाई और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर मुकज्जिम की जानिब देखा जो उसी को देख रहा था। उठ जाओ मेरा बच्चा, नमाज नहीं पढ़नी क्या? मुकज्जिम उसके माथे से बाल पीछे हटाता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में बोला और झुककर उसकी पेशानी को चूमा। तो अलीज़ा मुस्कुरा दी और उठकर बैठ गई। पढ़नी है, अलीज़ा बोलती हुई बेड से उठ खड़ी हुई और वज़ू करने चली गई। अलीज़ा और मुकज्जिम ने एक दूसरे के हमरा ही नमाज अदा की थी और मुकज्जिम अब नमाज पर बैठा अपनी रोज़मर्रा की तस्बीह कर रहा था। अलीज़ा के अब पीछे ही बैठी
علیزہ اس کے پیچھے ہی بیٹھی دعا مانگنے کے بعد صرف مقدم کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ میر، علیزہ نے مقدم کو پکارا۔ مقدم نے بغیر دیکھے ہی جواب دیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو، مقدم نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جانے علیزہ کے دل میں کیا آئی تھی جو اس سے یہ سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ علیزہ کے سوال پر مقدم مسکرایا، رخ اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ اتنی جب جنت میں مجھے 70 حوروں سے نوازا جائے گا تو ان سب کو ٹھکرا کر میں خدا سے صرف تمہارا ساتھ مانگوں گا۔ مقدم علیزہ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقدم کو ساکت نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ علیزہ مقدم کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مجھ پر فرض ہے میری جان تم سے محبت کرنا، تمہیں چاہنا، صرف تمہیں تصور کرنا اور تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار دینا۔ مقدم علیزہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ مقدم کی بات پر علیزہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا، جو دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی اس کا ساتھ چاہے گا۔ علیزہ کو اپنی قسمت پر بے اختیار رشک ہوا تھا۔ لیکن میں نے تو کبھی آپ کو اتنی محبت نہیں دی، پھر آپ مجھے اتنا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ علیزہ نے اپنی نم آواز میں مقدم سے سوال کیا۔ تم نے جو مجھے دیا ہے، میری جان، تم تو خود بھی نہیں جانتی۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر میں آج تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اتنا بے وقوف ہوں یا اتنا بے دھیان ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ نظر آتی ہو؟ تم محبت کا اظہار کرو یا نہ کرو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ مقدم اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا۔ میر، علیزہ بولتی اس کے گلے لگ گئی۔ جانے میر، مقدم مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے بولا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ آپ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جائیں گے نا؟ علیزہ مقدم کی آنکھوں میں دیکھتی نم آنکھوں سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں، تم سے دور جانا میرے بس میں نہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے میری جان کہ میں اپنی زندگی سے دور جا سکوں، اور تم سے دور جانے کا مطلب موت ہے، اور میں مر کر بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ مقدم اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی بات پر علیزہ نے تڑپ کر مقدم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میر؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو۔ علیزہ مقدم کی طرف شکوہ کر نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تو مقدم مسکرایا، اسے ساتھ لیے وہ بیڈ پر آیا اور اسے نرمی سے لٹاتا ساتھ خود بھی لیٹ گیا۔ سو جاؤ، کچھ دیر تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، مقدم علیزہ کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ پر آج عجیب سی مسکراہٹ نے ڈیرا بسایا تھا، اور یہ علیزہ کا محبت اظہار تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے مقدم سے کیا تھا۔ علیزہ کا اظہار مقدم کو سرشار کر گیا تھا، وہ اسے آج اپنی سانسوں میں بستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد خان ولا آ چکے تھے، جبکہ مقدم علیزہ کو سردار صاحب کے گھر چھوڑ آیا تھا، بغیر کسی کے پوچھے اور بغیر کسی کو بتائے۔ ان کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ وہ بہتر جانتا تھا۔ صبح جب سے خان ولا آئی تھی تب سے وہ علیزہ کی تلاش میں تھی، لیکن اسے علیزہ کہیں دکھ نہیں رہی تھی۔ اس کے اور خاور کے پلان کے مطابق آج انہیں علیزہ کو یہاں سے غائب کرنا تھا، لیکن کیسے؟ وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ گھر کے بھی کسی افراد کو نہیں معلوم تھا کہ علیزہ اور مقدم صبح صبح کہاں غائب ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ دونوں صبح صبح کم سے کم اطلاع ہی دے کر چلے جاتے۔ بی جان افرا اور جہاں زیب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، پتہ نہیں بی جان، شاید بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور بھائی انہیں اس لیے لے کر گئے ہو۔ آپ فکر نہ کریں، آ جائیں گے وہ لوگ۔ افرا نے بی جان کو تسلی دینی چاہی تو بی جان نے ہاں میں سر ہلایا اور سب ناشتہ کرنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اچانک مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ علیزہ گاڑی میں بیٹھی پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل مقدم سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، جس کا وہ کوئی جواب دے ہی نہیں رہا تھا۔ چپ کر کے چہرے پر سنجیدگی چڑھائے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، جبکہ علیزہ کو غصہ آنے لگا تھا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے کیا پاگل ہوں میں؟ علیزہ اپنا غصہ ضبط کرتی مقدم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ مقدم نے اس بار اس پر نظر ڈالنے کی غلطی کر ہی دی تھی، مگر دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ علیزہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ
गुस्सा जब्त करने के चक्कर में उसकी आंखें खून छलकने को तैयार थी। मुकद्दिम ने उसकी तरफ देखा, जवाब ना देना ही बेहतर समझा। अपनी मुस्कुराहट दबाते मुकद्दिम ने दोबारा अपना चेहरा सीधा करते नजर सड़क पर दौड़ा दी थी। मुकद्दिम के दरे अमल पर अलीज़ा की आंखों में तेजी से नमी तेरी थी। उसने अपनी नम आंखों से मुकद्दिम की जानिब देखा और फिर चेहरा दूसरी जानिब कर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुकद्दिम ऐसे क्यों कर रहा है। अभी सुबह तो उसका इतना अच्छा मूड था, फिर अचानक क्या हुआ। मुकद्दिम ने गर्दन मोड़कर अलीज़ा की जानिब देखा, जो चेहरा मोड़े हुए बैठी हुई थी। फिर एक लंबा सांस खारिज करता हुआ बोला, कल तक तो आपको ही शिकायत थी बेगम कि मैंने आपको आपके बाबा की तरफ रहने नहीं दिया, और अब जब छोड़ने जा रहा हूँ तो फिर भी आपको मसला है। क्या नहीं जाना चाहती? मुकद्दिम मुस्कुराकर बोला, जबकि अलीज़ा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अलीज़ा के जवाब ना देने पर मुकद्दिम ने उसकी जानिब देखा और दोबारा बोला, मैं कुछ बोल रहा हूँ बेगम। मुकद्दिम का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसका साथ हमेशा होता था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अलीज़ा दूसरी जानिब देखते ही नम आवाज़ में बोली, जबकि अलीज़ा की आवाज़ में नमी को महसूस करते हुए मुकद्दिम ने झटके से गाड़ी रोकी थी। मेरी जान, क्या हुआ है? इधर देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। मुकद्दिम अलीज़ा का चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला, जबकि उसकी नम आंखों पर नज़र पड़ते ही उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसका इरादा उसे रुलाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो सिर्फ तंग कर रहा था। छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। अलीज़ा ने अपना चेहरा दोबारा दूसरी जानिब करना चाहा, मगर मुकद्दिम ने झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींचा। सोच लो बेगम, क्या तुम्हें वाकई मुझसे कोई बात नहीं करनी? मुकद्दिम ने उसकी आंखों को शिद्दत से चूमा था, जबकि अलीज़ा ने शिकवा को नजरें उठाकर मुकद्दिम की जानिब देखा। आप बहुत बुरे हैं। अलीज़ा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे ढकेलती हुई बोली, जबकि मुकद्दिम दोबारा से उसे अपने हिसार में ले गया था। हाँ मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुकद्दिम उसके गाल पर लब रखते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, हम घर पर मौजूद नहीं है। अलीज़ा ने उसे याद दिलाना चाहा कि ये घर नहीं है बल्कि सड़क है, जिसके बीचों बीच वो अपनी गाड़ी रोके अपनी बेगम से रोमांस फरमा रहा था, जबकि पीछे मौजूद गाड़ी में लोग हॉर्न बजा बजा कर पागल हो रहे हैं, जिसका मुकद्दिम को कोई फर्क ही नहीं था। वो तो ऐसे था जैसे वो बहरा हो। तो क्या इरादे हैं बेगम, घर चलते हैं? फिर मुकद्दिम एक आंख दबाता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा ने उसे बुरी तरह घूरा था। मुकद्दिम मुस्कुराकर उससे अलग हुआ और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। मेरी बात सुनो, अलीज़ा कहीं चली गई है। मुकद्दिम उसे लेकर सुबह ही कहीं चला गया था, और मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ चला गया। वो लोग कहाँ गए हैं, इसका पता तुम लगवाओ कि वो कहाँ पर मौजूद है। सबा फ़ोन कान से लगाती ख़ावर से मुखातिब हुई, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहीं कैसे जा सकती है? ख़ावर फ़ोन पर चीखा, मुझे नहीं पता, और ना ही वो मुझे बताकर गई है। समझ आई, और मुझ पर भड़कने से बेहतर है कि तुम उसका पता लगवाओ कि वो किधर है। सबा ने भी आगे से बराबर की बदतमीज़ी से जवाब दिया, मैं तो पता लगवा ही लूँगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आज वो लड़की मेरे हाथ ना आई तो वो लड़की की तो जान जाएगी ही, लेकिन साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खबर फ़ोन पर दहाड़ता हुआ बोला और फ़ोन बंद कर गया, जबकि सबा ने गुस्से की कैफियत में फ़ोन को उठाकर फेंक दिया। मुकद्दिम अलीज़ा को शाहविल्ला छोड़ गया था, और उसे ताकीद करना नहीं भूला था कि वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, बल्कि सारे घर वालों को भी ये बात समझा कर गया था कि अलीज़ा को इस घर से बाहर ना निकलने दिया जाए किसी भी सूरत में। इस वक्त अलीज़ा और उसके घर वाले लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अलीज़ा के इर्द गिर्द उसके चारों भाई मौजूद थे, जबकि वो सब बेइंतहा खुश थे। उन्होंने अलीज़ा और मुकद्दिम को खुशदिली से मुबारकबाद भी दी थी। आप ही बेबी का नाम मैं रखूंगा, अहमद अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। तू चुप कर, नाम मैं रखूंगा, देखना वो भी मेरी तरह खूबसूरत और काफ़ी हैंडसम होगा। अली ने अहमद को टोकते हुए अपना शोशा छोड़ा। मेंढक की शक्ल वाले, ये तेरा हुस्न है, कहाँ से हैंडसम लगता है तू? अहमद अली को घूरते हुए बोला। एक दुनिया मरती है मुझ पर, अली अपने फरीजा कॉलर उठाते हुए बोला। मर ही जाए वो दुनिया जो तुझ पर मरती है। अहमद ने उसके कंधे पर एक मुक्का झाड़ा। तो बदतमीज इंसान, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अली ने भी उसे मारना चाहा, मगर इससे पहले ही सरदार साहब की कराटेदार आवाज ने उसे वहीं पर रोक दिया। शर्म करो दोनों, कुछ
शर्म करो दोनों को, हर वक्त लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं। अगर अब मैंने तुम दोनों को लड़ते देखा तो उल्टा लटका दूंगा। सरदार साहब उन दोनों को घूरते हुए बोले, जबकि अलीजा, आसिम और उमर अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। खावर सबा को फोन करके बता चुका था कि अलीजा सरदार विला में मौजूद है। इसलिए अब सबा वहां जाने की कोई तरकीब सोच रही थी। जब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने अपना फ़ोन पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। अब उसका रुख अब सिमरा बेगम के कमरे की तरफ था। मैं अंदर आ सकती हूँ खाला जान? सबा दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली तो सिमरा बेगम ने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो वो अंदर आ गई। कहो बच्चे, क्या बात है? सिमरा बेगम सबा की तरफ देखती हुई बोली तो सबा उनके करीब जाकर बैठ गई। वो खाला जान, मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। मेरी सहेली इसी शहर में रहती है और आज उसका बर्थडे है। वो मुसलसल मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ? कुछ ही देर में मैं वापस आ जाऊंगी। सबा सिमरा बेगम की जानिब देखती हुई मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम अभी थोड़ी देर पहले इतना लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी। तुम आराम करो। उसे वो उसे विश करने शाम को चली जाना। सिमरा बेगम ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, नहीं खाला जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हुई। वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। अगर मैं उसे विश करने ना गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं ये चीज़ नहीं देख सकती कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। सबा ने दोबारा मनाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ड्राइवर को साथ लेकर जाना और कोशिश करना कि 2 घंटों के दरमियान ही तुम वापस आ जाओ। सिमरा बेगम ने मुस्कुराकर उसे इजाज़त दे दी थी। ठीक है खाला जान, अल्लाह हाफिज। सबा मुस्कुराकर बोलती कमरे से निकल गई। बाहर आते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। सबा की गाड़ी शाहविल्ला के सामने रुकी तो सबा गाड़ी से उतरी और ड्राइवर की जानिब मुड़ी। तुम जाओ, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। सबा ड्राइवर की जानिब देखते हुए बोली तो वो हाँ में सर हिलाता गाड़ी मोड़ता वहां से वापस चला गया, जबकि सबा ने कदम शाहविल्ला के अंदर बढ़ा दिए थे। सबा शाहविल्ला में दाखिल हुई तो उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। जब उसे बाहर लॉन में आसिम और अलीजा दिखाई दिए तो वो उनकी तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम दोनों? सबा उनके करीब आती हुई मुस्कुराकर बोली तो अलीजा ने झटके से सर उठाकर उसे हैरत से देखा। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ पर कैसे? अलीजा उठते हुए सबा की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं यहाँ अपनी एक दोस्त की तरफ आई थी तो मुझे पता चला कि तुम्हारा भी घर यहीं पर है। सोचा जाते हुए मिलती जाऊँ। सुबह से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई वो, और एक्चुअली बात ये थी कि मेरी गाड़ी ज़रा ख़राब हो गई है। तुम्हारे घर से थोड़ा फासले पर खड़ी है और वहाँ पे कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं था और इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। सबा तब अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अलीज़ा सबा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मैं खाकर आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम बस किसी के हाथ मुझे घर तक पहुँचा दो या फिर मेरी गाड़ी ठीक करवा दो। सबा अलीज़ा को इनकार करते हुए बोली, सिम जाओ, तुम गाड़ी देखो इनकी, अगर मसला ज़्यादा हुआ तो खुद घर तक छोड़ आना। अलीज़ा आसिम की तरफ देखती हुई बोली, जी अभी ठीक है। आसिम बोलता हुआ गेट की तरफ मुड़ गया, जबकि सबा भी उसके पीछे ही थी और अलीज़ा वहीं पर बैठ गई। उसका इरादा थोड़ी देर खुली फिजा में बैठने का था। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। सबा आसिम को लिए घर के कुछ फासले पर आई। वो जगह काफी वाकई में सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। आसिम आगे बढ़कर उसकी गाड़ी को चेक करने लगा। अभी वो झुककर गाड़ी देख ही रहा था जब किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर एक रुमाल रखा। आसिम ने बहुत जद्दोजहद की, मगर उसे कंट्रोल करने वाले 2 आदमी थे जिन्होंने आसिम को जकड़ रखा था और तब तक उसे नहीं छोड़ा था जब तक वो अपने होश व हवास से बेगाना नहीं हो गया। डालो इसे गाड़ी में और इंतज़ार करो मेरा। सबा इन आदमियों को देखती हुई बोली तो वो दोनों आसिम को उठाकर गाड़ी के पास ले गए। सबा ने अपना फ़ोन निकाला और अलीज़ा के नंबर पर कॉल की। फ़ोन चौथी बेल पर उठा ली गई थी। हेलो अलीज़ा, मेरी बात सुनो, आसिम को यहाँ कुछ हो गया है, तुम जल्दी आओ। यहाँ तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहाँ हूँ मैं, जल्दी आओ। सबा फिक्रमंदी की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोली, तो क्या हुआ है सिम को? मैं अभी आती हूँ, अलीज़ा कांपती आवाज़ में बोली तो दौड़ती हुई घर से बाहर निकली, जबकि अपने मफलूज होते जहन से उसने ये सोचा ही नहीं था कि घर में किसी को बता दे या किसी को साथ ले जाए। और सबा को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि अपने भाई की सुनते ही वो दौड़ती हुई चली आएगी और उसका दिमाग इतना काम तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो किसी को कुछ बता सके।
अलीज़ा भागती हुई उस जगह पर पहुंची थी। रास्ते में उसका एक बार पैर भी मुड़ा था, तो जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से गिरते गिरते संभली थी। सबा, क्या हुआ है? कहाँ है सिम? क्या हुआ है उसे? अलीज़ा सबा के करीब जाते हुए बेहद परेशानी के आलम में बोली, जबकि जबकि आंखों में आंसू बाहर आने को बेताब थे। फिलहाल तो उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए ठिकाने पर लगाया है। सबा अलीज़ा की तरफ देखती मकारी से मुस्कुराती हुई बोली। तो अलीज़ा ने हैरत से सबा की जानिब देखा। उसे समझ नहीं आई थी कि वो क्या बोल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ पर है मेरा भाई? अलीज़ा को अब और गुस्सा आने लगा था। सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाती हूँ। सबा उसका हाथ पकड़कर उससे एक गाड़ी के करीब ले जाने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद था, जबकि शीशे से आसिम का ढला हुआ वजूद साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही अलीज़ा तड़प ही उठी थी। सिम! अलीज़ा ज़ोर से चीखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि अफरा ने अलीज़ा को पीछे की जानिब खींचा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी औकात क्या है। सबा अलीज़ा की तरफ देखती फनकारती हुई बोली और पीछे खड़े दो आदमियों को इशारा किया, जबकि अलीज़ा का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो अपने सुन्न होते दिमाग के साथ सिर्फ सबा को ही देखती जा रही थी। वो दोनों आदमी आगे बढ़े और उनमें से एक आदमी ने अलीज़ा के चेहरे पर रुमाल रख दिया। अपना सांस बंद होता महसूस करके अलीज़ा ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मज़ाहमत की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका वजूद होश की दुनिया से बेगाना हो गया। उन आदमियों ने अलीज़ा को आसिम के साथ ही गाड़ी में डाला और आगे की जानिब बढ़ गए, जबकि सबा भी उन्हीं के साथ ही मौजूद थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, अब कैसे बचाया जाएगा अलीज़ा को, क्या होगा आगे। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, आपको कौन से नावल सुनना पसंद है, वगैरह वगैरह। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।